कक्षा 11 इतिहास चैप्टर 6 3 वर्ग का तीसरा भाग जो शेष रह गया है। सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक। यद्यपि प्रथम दोनों वर्ग के सदस्यों ने सामाजिक व्यवस्था को स्थिर और अपरिवर्तनीय माना, परंतु वहाँ अनेक प्रक्रियाएं थी जो व्यवस्था को बदल रही थी। इनमें से कुछ, जैसे पर्यावरण में परिवर्तन, धीरे धीरे और लगभग अदृश्य थे। अन्य परिवर्तन जैसे कृषि प्रौद्योगिकी में बदलाव और भूमि का उपयोग अधिक स्पष्ट थे। लॉर्ड सामंत के सामाजिक और आर्थिक संबंध इन परिवर्तनों से बने थे और इन्हें प्रभावित भी कर रहे थे। हम इन प्रक्रियाओं की बारी बारी से यहाँ पर जांच करते हैं। पर्यावरण। 5वीं से 10वीं सदी तक यूरोप का अधिकांश भाग विस्तृत वनों से घिरा हुआ था। कृषि के लिए उपलब्ध भूमि सीमित थी। इसके साथ ही अपनी परिस्थितियों से असंतुष्ट कृषक अत्याचार से बचने के लिए वहाँ से भागकर वनों में शरण ले सकते थे। इस समय यूरोप में तीव्र ठंड का दौर चल रहा था। इससे सर्दियाँ प्रचंड और लंबी अवधि की हो गई। फसलों का उपज काल छोटा हो गया। इसके कारण कृषि की पैदावार कम हो गई। 11वीं सदी से यूरोप में एक गर्माहट का दौर शुरू हो गया। औसत तापमान बढ़ गया, जिससे कृषि पर अच्छा प्रभाव पड़ा। कृषकों को कृषि के लिए एक लंबी अवधि मिलने लगी। मिट्टी पर पाले का असर कम होने के कारण आसानी से खेती की जा सकती थी। पर्यावरण। इतिहासकारों का कहना है कि इससे यूरोप के अनेक भागों के वन क्षेत्रों में उल्लेखनीय कमी हुई। फलस्वरूप कृषि भूमि का विस्तार हुआ। भूमि का उपयोग। प्रारंभिक कृषि प्रौद्योगिकी बहुत आदिम किस्म की थी। कृषक को मिलने वाले यांत्रिक मदद केवल बैलों की जोड़ी से चलने वाला लकड़ी का हल था। यह हल केवल पृथ्वी की सतह को खुरेच ही सकता था। यह भूमि की प्राकृतिक उत्पादकता को पूरी तरह से बाहर निकाल पाने में असमर्थ था। इसलिए कृषि में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता था। भूमि को प्राय 4 वर्ष में एक बार हाथ से खोदा जाता था। उसमें अत्यधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती थी। साथ ही फसल चक्र के एक प्रभावहीन तरीके का उपयोग हो रहा था। भूमि को 2 भागों में बांट दिया जाता था। एक भाग में शरद ऋतु में सर्दी का गेहूं बोया जाता, जबकि दूसरी भूमि को परती या खाली रखा जाता था। अगले वर्ष परती भूमि पर राई बोई जाती थी, जबकि दूसरा आधा भाग खाली रखा जाता था। इस व्यवस्था के कारण मिट्टी की उर्वरता का धीरे धीरे ह्रास होने लगा। प्रायः अकाल पड़ने लगे। दीर्घकालीन कुपोषण और विनाशकारी अकाल बारी बारी से पड़ने लगे, जिससे गरीबों के लिए जीवन अत्यंत दुष्कर हो गया। इन कठिनाइयों के बावजूद लॉर्ड अपनी आय को अधिकतम करने के लिए उत्सुक रहते थे। हालांकि भूमि के उत्पादन को बढ़ाना संभव नहीं था, इसलिए कृषकों को मैनरों की जागीर की समस्त भूमि को कृषिगत बनाने के लिए बाध्य होना पड़ता था। इस कार्य को करने के लिए उन्हें नियमानुसार निर्धारित समय से अधिक समय देना पड़ता था। कृषक इन अत्याचारों को चुपचाप नहीं सहते थे। चूंकि वे खुलकर विरोध नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध का सहारा लिया। वे अपने खेतों पर कृषि करने में अधिक समय लगाने लगे और उस मेहनत का अधिकतर उत्पाद अपने लिए रखने लगे। वे व्यवहार करने से बचने लगे। चरगाहों व वन भूमि के कारण उनका उन लॉर्डों के साथ विवाद होने लगा। लॉर्ड इस भूमि को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समझते थे, जबकि कृषक इसको संपूर्ण समुदाय द्वारा उपयोग की जाने वाली साझा संपदा मानते थे। नई कृषि प्रौद्योगिकी। 11वीं सदी तक विभिन्न प्रौद्योगिकियों में बदलाव के प्रमाण मिलते हैं। मूल रूप से लकड़ी के बने हल के स्थान पर लोहे की भारी नोक वाले हल और साँचेदार पट्टे का उपयोग होने लगा। ऐसे हल अधिक गहरा खोद सकते थे और साँचेदार पटरे सही ढंग से ऊपर मृदा को पलट सकते थे। इसके फलस्वरूप भूमि में व्याप्त पौष्टिक तत्वों का बेहतर उपयोग होने लगा। पशुओं को हलों में जोतने के तरीकों में सुधार हुआ। गले के स्थान पर जुआ अब कंधे पर बांधा जाने लगा। इससे पशुओं को अधिक शक्ति मिलने लगी। घोड़े के खुरों पर अब लोहे की नाल लगाई जाने लगी, जिससे उनके खुर सुरक्षित हो गए। कृषि के लिए वायु और जल शक्ति का उपयोग बहुतायत में होने लगा। यूरोप में अन्न को पीसने और अंगूरों को निचोड़ने के लिए अधिक जल शक्ति और वायु शक्ति के चलने वाले कारखाने स्थापित हो रहे थे। भूमि के उपयोग के तरीके में भी बदलाव आया। सबसे क्रांतिकारी था 2 बैलों वाली व्यवस्था से 3 खेतों वाली व्यवस्था में परिवर्तन। इस व्यवस्था में कृषक 3 वर्षों में से 2 वर्ष अपने खेत का उपयोग कर सकता था, बशर्ते वह एक फसल शरद ऋतु में और उसके 1.5 वर्ष पश्चात दूसरी बसंत में बोता। इसका अर्थ था कृषक अपनी जोतों को 3 खेतों में बांट
सकते थे। वे मानव उपयोग के लिए एक खेत में शरद ऋतु में गेहूं या राई बो सकते, दूसरे में बसंत ऋतु में मनुष्यों के उपयोग के लिए मटर, सेम और मसूर तथा घोड़ों के लिए जौ और बाजरा बो सकते थे। तीसरा, खेत परती यानी खाली रखा जाता था। प्रत्येक वर्ष वे तीनों खेतों का प्रयोग बदल बदल कर सकते थे। इन सुधारों के कारण भूमि की प्रत्येक इकाई में होने वाले उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी हुई। भोजन की उपलब्धता दोगुनी हो गई। मटर और सेम जैसे पौधों का अधिक उपयोग एक औसत यूरोपीय आहार में अधिक प्रोटीन का तथा उसके पशुओं के लिए अच्छे चारे का स्रोत बन गया। फलस्वरूप कृषकों को बेहतर अवसर मिलने लगा। वे अब कम भूमि पर अधिक भोजन का उत्पादन कर सकते थे। 13वीं सदी तक एक कृषक के खेत का औसत आकार 100 एकड़ से घटकर 20 से 30 एकड़ तक रह गया। छोटी जोतों पर अधिक कुशलता से कृषि की जा सकती थी। उनमें कम श्रम की आवश्यकता थी। इससे कृषकों को अन्य गतिविधियों के लिए समय मिला। इनमें से कुछ प्रौद्योगिकी बदलाव में अत्यधिक धन लगता था। कृषकों के पास पंचक्की और पवन चक्की स्थापित करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था, इसलिए इस मामले में प्रथम लॉर्डों द्वारा की गई, परंतु कृषक भी कई अन्य क्षेत्रों में पहल करने में सक्षम रहे, जैसे कि खेती योग्य भूमि का विस्तार करने में। उन्होंने फसलों की 3 चक्री व्यवस्था को अपनाया और गाँव में लोहार की दुकानें और भट्टियाँ स्थापित की, जहाँ पर लोहे की नोक वाले हल और घोड़े की नाल बनाने की मरम्मत करने के काम को सस्ती दरों पर किया जाने लगा। 11वीं सदी से व्यक्तिगत संबंध, जो सामंतवाद का आधार थे, कमजोर पड़ने लगे, क्योंकि आर्थिक लेन देन अधिक से अधिक मुद्रा पर आधारित होने लगा। लॉर्डों को लगान उनकी सेवाओं के बजाय नकदी में लेना अधिक सुविधाजनक लगने लगा। कृषकों ने अपनी फसल व्यापारियों को मुद्रा में उन्हें वस्तुओं से बदलने के स्थान पर बेचना शुरू कर दिया, जो पुनः उन वस्तुओं को शहरों में बेच देते थे। धन का बढ़ता उपयोग कीमतों को प्रभावित करने लगा, जो खराब फसल के समय बहुत अधिक हो जाती थी। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में 1270 और 1300 के बीच कृषि मूल्य दोगुने हो गए थे। चौथा वर्ग, नए नगर और नगरवासी। कृषि में विस्तार के साथ ही उनमें संबद्ध 3 क्षेत्र, जनसंख्या, व्यापार और नगरों का विस्तार हुआ। यूरोपीय जनसंख्या में 1000 में लगभग 420 लाख थी, बढ़कर 1200 में लगभग 620 लाख और 1300 में 730 लाख हो गई। बेहतर आहार का अर्थ लंबी जीवन अवधि था। 13वीं सदी तक एक औसत यूरोपीय 8वीं सदी की तुलना में 10 वर्ष अधिक जी सकता था। पुरुषों की तुलना में स्त्रियां और बालिकाओं की जीवन अवधि छोटी होती थी, क्योंकि पुरुष बेहतर भोजन करते थे। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात उसके नगर उजाड़ और तबाह हो गए थे, परंतु 11वीं सदी से जब कृषि का विस्तार हुआ, वह अधिक जनसंख्या का भार सहने में सक्षम हुई, तो नगर फिर से बढ़ने लगा। जिन कृषकों के पास अपनी आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न होता था, उन्हें एक ऐसे स्थान की आवश्यकता महसूस हुई जहां वे अपना एक बिक्री केंद्र स्थापित कर सकें, जहां से वे अपने उपकरण और कपड़े खरीद सकें। इन जरूरत से मियादी हाट मेलों को बढ़ावा दिया, छोटे विपणन केंद्रों का विकास किया, जिनमें धीरे धीरे नगरों के लक्षण विकसित होने लगे। एक नगर चौक, चर्च, सड़कें जहां पर व्यापारी घर और दुकानों का निर्माण कर सके, एक कार्यालय जहां से नगर पर शासन करने वाले व्यक्ति मिल सके। दूसरे स्थानों पर नगरों का विकास बड़े दुर्गों, विपसों की जागीरों और बड़े चर्चों के चारों तरफ होने लगा। नगरों में लोग सेवा के स्थानों पर इन लॉर्डों को, जिनकी भूमि पर नगर बसे थे, कर देने लगे। नगरों ने कृषक परिवारों के जवान लोगों को वैतनिक कार्य और लॉर्ड के नियंत्रण से मुक्ति का अधिक संभावनाएं प्रदान की। नगर की हवा स्वतंत्र बनाती एक प्रसिद्ध कहावत थी। स्वतंत्र होने की इच्छा रखने वाले अनेक कृषिदास भागकर नगरों में छिप जाते थे। अपने लॉर्ड की नज़रों से एक वर्ष या एक दिन तक छिपे रहने में सफल रहने वाला कृषिदास एक स्वाधीन नागरिक बन जाता था। नगरों में रहने वाले अधिकतर व्यक्ति या तो स्वतंत्र कृषक या भगोड़े कृषिदास थे, जो कार्य की दृष्टि से अकुशल श्रमिक होते थे। दुकानदार और व्यापारी बहुत आयत में थे। बाद में विशिष्ट कौशल वाले व्यक्तियों, ये देखें आप, नगर तत्कालिक उस समय की उपयुक्त ये जो नक्शे आप देख रहे हैं, नगर के चित्र को ध्यान से देखिए। मध्यकालीन यूरोपीय नगरों के कौन से महत्वपूर्ण लक्षण आपको उनमें दिखाई पड़ते हैं? वे अन्य स्थानों व अन्य काल से नगरों से किस प्रकार भिन्न है? तुलनात्मक अध्ययन के लिए रेंज फ्रांसीसी कैथीड्रल नगर, 17वीं सदी का नक्शा। अन्य काल के
नगरों से इसकी तुलना कर सकते हैं। साहूकार व वकीलों की आवश्यकता हुई। बड़े नगरों की जनसंख्या लगभग 30,000 होती थी। ये कहा जा सकता है कि उन्होंने समाज में एक चौथा वर्ग बना लिया था। आर्थिक संस्था का आधार श्रेणी। प्रत्येक शिल्प या उद्योग एक श्रेणी के रूप में संगठित था। यह एक ऐसी संस्था थी जो उत्पाद को गुणवत्ता, उसके मूल्य और बिक्री पर नियंत्रण रखती थी। श्रेणी सभागार प्रत्येक नगर का आवश्यक अंग था। यह अनुष्ठानिक समारोह के लिए था, जहां गिल्डों के प्रधान औपचारिक रूप से मिला करते थे। पहरेदार नगर की चारों ओर गश्त लगाकर शांति स्थापित करते थे। संगीतकारों को प्रतिभोजों और नागरिक जुलूसों में अपनी कला प्रदर्शन करने के लिए बुलाया जाता था। सराय वाले यात्रियों की देखभाल करते थे। 11वीं सदी आते थे, पश्चिम एशिया के साथ नवीन व्यापार मार्ग विकसित हो रहे थे। स्कैंडिनेविया के व्यापारी वस्त्र के बदले में फर और शिकारी बाज लेने के लिए उत्तरी सागर से दक्षिणी की समुद्री यात्रा करते थे। अंग्रेजी व्यापारी रांगा बेचने के लिए आते थे। 12वीं सदी तक फ्रांस में वाणिज्य और शिल्प विकसित होने लगा था। पहले दस्तकारों को एक मेयर से दूसरे मेयर में जाना पड़ता था, पर अब उन्हें एक स्थान पर बसना अधिक आसान लगा जहां वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके, फिर अपनी आजीविका के लिए उनका व्यापार हो सके। जैसे जैसे नगरों की संख्या बढ़ने लगी, व्यापार का विस्तार होता गया। नगर के व्यापारी अधिक अमीर और शक्तिशाली होने लगे। अभिजात्य के लिए प्रतिस्पर्धा अभिजातता के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगे। कैथीड्रल नगर। चर्चों को दान देना अमीर व्यापारियों द्वारा अपने धन को खर्च करने का एक तरीका था। 12वीं सदी से फ्रांस में कैथीड्रल कहलाने वाले बड़े चर्चों का निर्माण होने लगा। यद्यपि वे मठों की संपत्ति थे, पर लोगों के विभिन्न समूहों ने अपने श्रम, वस्तुओं और धन से उनके निर्माण में सहयोग दिया। कैथीड्रल पत्थर के बने होते थे और उन्हें पूरा करने में अनेक वर्ष लगते थे। जब उन्हें बनाया जा रहा था तो कैथीड्रल के आसपास का क्षेत्र और अधिक बस गया। जब उनका निर्माण पूर्ण हुआ तो वे तीर्थ स्थल बन गए। उनके चारों तरफ छोटे नगर विकसित हो गए। कैथीड्रल इस प्रकार से बनाए गए थे, पादरी की आवाज़ लोगों के जमा होने वाले सभागारों में साफ सुनाई पड़े और भिक्षुओं का गायन भी अधिक मधुर सुनाई पड़े। साथ ही लोगों को प्रार्थना के लिए बुलाने वाली घंटियां दूर तक सुनाई पड़े। खिड़कियों के लिए अभिरंजित कांच का प्रयोग होता था। दिन के वक्त सूरज की रोशनी उन्हें कैथीड्रल के अंदर के व्यक्तियों के लिए चमकदार बना देती थी और सूर्यास्त के पश्चात मोमबत्तियां की रोशनी उन्हें बाहर के व्यक्तियों के लिए दृश्यमान बनाती थी। अभिरंजित कांच की खिड़कियों पर बने चित्र बाइबिल की कथाओं का वर्णन करते थे, जिन्हें अनपढ़ व्यक्ति भी पढ़ सकते थे। देखें आप ये चर्च। सालबरी कैथीड्रल, इंग्लैंड। ये देखिए, जो अभी अभिरंजित कांच की खिड़की की बात हो रही थी, कार्ट्रेज कैथीड्रल, फ्रांस, 15वीं सदी। दावत के दिनों में हमारे द्वारा अक्सर अनुभव की जाने वाली कमी, जगह की संकीर्णता, अत्यधिक अंतरणा और शोर के कारण भाकर स्त्रियों का पुरुषों के सिरों के ऊपर स्थित वेदिका पर चले जाना, ये सब कुछ ऐसे कारण थे कि हमने पवित्र चर्च को विस्तृत एवं व्यापक बनाने का निर्णय लिया। विभिन्न क्षेत्रों से आए अनेक विशेषज्ञों के अतिकुशल हाथों से तरह तरह की शानदार नई खिड़कियों की पुताई कराई, क्योंकि वे खिड़कियां अपने अद्भुत निष्पादन और बहुत महंगे रंजित और सफायर कांच के कारण बहुत मूल्यवान थी। इसलिए उनकी रक्षा के लिए हमने एक सरकारी प्रधान शिल्पकार और स्वर्णकार की नियुक्ति की। वे अपनी तनख्वाह वेदिका से सिक्कों के रूप में और आटा अपने भाई बंधुओं के सार्वजनिक भंडार से ले सकते थे। वे उन कला वस्तुओं की देखरेख के कर्तव्यों की उपेक्षा कभी नहीं कर सकते थे। एबर्ट सुगेर ने पेरिस के निकट सेंट डेनिस में स्थित आबे के बारे में लिखा है। 14वीं सदी का संकट। 14वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप का आर्थिक विस्तार धीमा पड़ गया। ऐसा 3 कारकों की वजह से हुआ। उत्तरी यूरोप में 13वीं सदी के अंत तक पिछले 3 वर्षों की तेज ग्रीष्म ऋतु का स्थान तीव्र ठंडे ग्रीष्म ऋतु ने ले लिया था। पैदावार वाले मौसम छोटे हो गए और ऊंची भूमि पर फसल उगाना कठिन हो गया। तूफानों और सागरी बाढ़ों ने अनेक फार्म प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को करों द्वारा कम आमदनी हुई। 13वीं सदी के पूर्व के अनुकूल जलवायु द्वारा प्रदान किए गए अवसरों के कारण अनेक जंगल
चारागाह कृषि भूमि में बदल गए, परंतु गहन जुताई से फसलों के 3 क्षेत्रीय फसल चक्र के प्रचलन के बावजूद भूमि को कमजोर बना दिया। उचित भू संरक्षण के अभाव में ऐसा हुआ था। चारागाहों की कमी के कारण पशुओं की संख्या में कमी आ गई। जनसंख्या वृद्धि इतनी तेजी से हुई कि उपलब्ध संसाधन कम पड़ गए, जिसका तात्कालिक परिणाम था अकाल। 1315 और 1317 के बीच यूरोप में भयंकर अकाल पड़े। इसके पश्चात 1320 के दशक में अनगिनत पशुओं की मौत हुई। इसके साथ साथ ऑस्ट्रिया और सर्बिया की चांदी की खानों के उत्पादन में कमी के कारण धातु मुद्रा में भारी कमी आई, जिसके व्यापार प्रभावित हुआ। इसके कारण सरकार को मुद्रा में चांदी की शुद्धता को घटाना पड़ा और उसमें सस्ती धातुओं का मिश्रण करना पड़ा। इससे भी बुरा समय अभी आना बाकी था। 12वीं 13वीं सदी में जैसे जैसे वाणिज्य में विस्तार हुआ तो दूर देशों से व्यापार करने वाले भूत यूरोपीय तटों पर आने लगे। भूतों के साथ साथ चूहे जो अपने साथ ब्यूबोनिक प्लेग जैसी महामारी का संक्रमण लाए। पश्चिमी यूरोप जो प्रारंभिक सदियों में अपेक्षाकृत अधिक अलग अलग रहा, 1347 और 1350 के मध्य महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए। आधुनिक आकलन के आधार पर यूरोप की आबादी का करीब 20% भाग इसमें काल कवलित हो गया, जबकि कुछ स्थानों पर मरने वालों की संख्या वहां की जनसंख्या का 40% तक थी। कितने बहादुर पुरुषों और महिलाओं ने अपने कुटुंबियों के साथ नाश्ता कर उसी रात्रि को दूसरी दुनिया में अपने पूर्वजों के साथ रात्रि भोजन किया होगा। लोगों की हालत दयनीय थी, जिसे देखा नहीं जा सकता। वे हजारों की संख्या में प्रतिदिन बीमार होते थे और बिना किसी मदद के मर जाते थे। अनेक खुली गलियों में मरते थे, बाकी अपने घरों में मरते थे। इसका पता उनके सड़े शरीर की बदबू से चलता था, जो कि पवित्र कब्रिस्तान इतनी अधिक संख्या में शरीरों को दबाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। उनको सैकड़ों की संख्या में बड़ी बड़ी खंदकों में डाल दिया जाता था, जैसे कि पोत में सामानों को भरा जाता है। ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दी जाती थी। जियोवानी बकाचियो, इतालवी लेखक, 1313 से 75। व्यापार केंद्र होने के कारण नगर सबसे अधिक प्रभावित हुए। बंद समुदाय में जैसे मठों और आश्रमों में जब एक व्यक्ति प्लेग की चपेट में आ जाता था तो सबको इससे बीमारी होने में देर नहीं लगती थी। लगभग प्रत्येक मामलों में कोई भी नहीं बचता था। प्लेग शिशुओं, युवाओं और बुजुर्गों को सबसे अधिक प्रभावित करता था। इस प्लेग के पश्चात 1360 और 1370 में प्लेग की अपेक्षाकृत छोटी घटनाएं हुई। यूरोप की जनसंख्या 1300 ईस्वी में 730 लाख से घटकर 1400 में 450 लाख हो गई। इस विनाश लीला के साथ आर्थिक मंदी के जुड़ने के व्यापक सामाजिक विस्थापन हुआ। जनसंख्या में ह्रास के कारण मजदूरों की संख्या में अत्यधिक कमी आई। कृषि और उत्पादन के बीच गंभीर असंतुलन उत्पन्न हो गया, क्योंकि इन दोनों ही कामों में पर्याप्त संख्या में लग सकने वाले लोगों में भारी कमी आ गई। खरीदारों की कमी के कारण कृषि उत्पादों के मूल्य में कमी आई। प्लेग के बाद इंग्लैंड में मजदूरों, विशेषकर कृषि मजदूरों की भारी मांग के कारण मजदूरी की दरों में 250% की वृद्धि हो गई। बचा हुआ श्रमिक बल अब अपनी पुरानी दरों से दोगुने की मांग कर सकता था। सामाजिक असंतोष। इस तरह लॉर्डों की आमदनी बुरी तरह प्रभावित हुई। मजदूरी की दरें बढ़ने तथा कृषि संबंधी मूल्यों की गिरावट में उपजात वर्ग की आमदनी को घटा दिया। निराशा में उन्होंने उन धन संबंधी अनुबंधों को तोड़ दिया जिसे उन्होंने हाल ही में अपनाया था। उन्होंने पुराने मजदूरी सेवाओं को फिर से प्रचलित कर दिया। इसका कृषकों, विशेषकर पढ़े लिखे और समृद्ध कृषकों द्वारा हिंसक विरोध किया गया। 1320 में कृषकों ने फ्लैंडर्स में, 1358 में फ्रांस और 1381 में इंग्लैंड में विद्रोह किए। यद्यपि इन विद्रोहों का क्रूरतापूर्वक दमन कर दिया गया, पर महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह विद्रोह सर्वाधिक हिंसक तरीकों से उन स्थानों पर हुए जहाँ पर आर्थिक विस्तार के कारण समृद्धि हुई थी। यह इस बात का संकेत था कि कृषक पिछली सदियों में हुए लाभों को बचाने का प्रयास कर रहे थे। तीव्र दमन के बावजूद कृषक विद्रोहों की तीव्रता ने यह सुनिश्चित कर दिया कि पुराने सामंती रिश्तों को पुनः लादा नहीं जा सकता। धन अर्थव्यवस्था काफी अधिक विकसित थी, इसे पलटा नहीं जा सकता था। इसलिए यद्यपि लॉर्ड विद्रोह का दमन करने में सफल है, परंतु कृषकों ने यह सुनिश्चित कर लिया कि दासता के पुराने दिन फिर नहीं लौटेंगे। 11वीं से 14वीं शताब्दी में 1066 नॉर्मन लोगों की एंग्लो सैक्सनी लोगों को हराकर इंग्लैंड पर विजय। 1100 के पश्चात फ्रांस में कैथीड्रलों का निर्माण। 1315 से 17 यूरोप में महान अकाल।
1347 से 50, ब्यूबोनिक प्लेग 1338 से 1461, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य 100 वर्षीय युद्ध 1381, कृषकों के विद्रोह। तिथियों के साथ दो दी गई घटनाओं और प्रक्रियाओं को पढ़िए और उनका विवरणात्मक लेखा जोखा प्रस्तुत करिए। राजनीतिक परिवर्तन। राजनीतिक हलकों में हुए विकास सामाजिक प्रक्रियाओं के साथ साथ होते रहे। 15वीं और 16वीं सदियों में यूरोपीय शासकों ने अपनी सैनिक एवं वित्तीय शक्ति को बढ़ाया। यूरोप के लिए उनके द्वारा चलाए गए नए शक्तिशाली राज्य उस समय होने वाले आर्थिक बदलावों के समान ही महत्वपूर्ण थे। इसी कारण इतिहासकार इन राजाओं को नए शासक कहने लगे। फ्रांस में लुई 11वें, ऑस्ट्रिया में मैक्सिमिलियन, इंग्लैंड में हेनरी 7 और स्पेन में इसाबेला और फर्डिनेंड निरंकुश शासक थे, जिन्होंने संगठित अस्थायी सेनाओं की प्रक्रिया, एक अस्थायी नौकरशाही और राष्ट्रीय कर प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया को शुरू किया। स्पेन और पुर्तगाल ने यूरोप के समुद्र पार विस्तार की नई संभावनाओं की शुरुआत की। 12वीं और 13वीं सदी में होने वाला सामाजिक परिवर्तन इन राजतंत्रों की सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था। जागीरदारी और सामंतशाही वाली सामंत प्रथा के विलयन और आर्थिक विकास की धीमी गति ने इन शासकों को प्रभावशाली और सामान्य जनों पर अपने नियंत्रण को बढ़ाने का पहला मौका दिया। शासकों ने सामंतों से अपनी सेना के लिए कर लेना बंद कर दिया और उसके स्थान पर बंदूकों और बड़ी तोपों से सुसज्जित प्रशिक्षित सेना बनाई, जो पूर्ण रूप से उसके अधीन थी। अभिजात वर्ग का विरोध राजाओं की गोली के शक्ति प्रदर्शन के समस्त टुकड़े टुकड़े हो गए। देखिए आप, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम पिकनिक मनाते हुए 16वीं सदी के अंतिम दशकों में। नए शासक 1461 से 1559, फ्रांस में नए शासक 1474 1556, स्पेन में नए शासक 1485 से 1547, इंग्लैंड में नए शासक। करों को बढ़ाने से शासकों को पर्याप्त राजस्व प्राप्त हुआ, जिससे वे पहले से बड़ी सेना रख सके। इस तरह उन्होंने अपनी सेनाओं की रक्षा और विस्तार किया, राजसत्ता के प्रति होने वाले आंतरिक प्रतिरोधों को दबाया। किंतु इसका मतलब यह नहीं था कि केंद्रीकरण का अभिजात वर्ग ने विरोध नहीं किया। राजसत्ता के विरुद्ध हुए विरोधों का एक समान मुद्दा कराधान था। इंग्लैंड में विद्रोह हुआ, जिनका 1947, 1536, 1500 फिर से देखें आप, इंग्लैंड में विद्रोह हुआ जिनका 1497, 1536, 1547, 1549 और 1553 में दफन कर दिया गया। फ्रांस में लुई 11वें 1461-83 को ड्यूक लोगों और राजकुमारों के विरुद्ध एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। अबरकोट के अभिजातों और अधिकतर स्थानीय सभाओं के सदस्यों ने भी अपनी शक्ति के जबरदस्ती हड़पे जाने का विरोध किया। 16वीं सदी में फ्रांस में होने वाले धर्म युद्ध कुछ हद तक शाही सुविधाओं और क्षेत्रीय स्वतंत्रता के बीच संघर्ष थे। अभिजात वर्ग ने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए चतुरतापूर्वक परिवर्तन किया। नई शासन व्यवस्था के विरोधी रहने के स्थान पर उन्होंने जल्दी ही अपने को राजभक्तों में बदल लिया। इसी कारण से शाही निरंकुशता को सामंतवाद का परिष्कृत रूप माना जाता है। वास्तव में लॉर्ड जैसे व्यक्ति जो सामंती प्रथा में प्रशासक थे, राजनीतिक परिदृश्य पर अभी भी छाए रहे। उन्हें प्रशासनिक सेवा में अस्थायी स्थान दिए गए, परंतु नई शासन व्यवस्था कई महत्वपूर्ण तरीकों में अलग थी। शासक अब इस पिरामिड के शिखर पर नहीं था जहाँ राजभक्ति, विश्वास और आपसी निरंतरता पर टिकी थी। वह अब व्यापक दरबारी समाज और आश्रयदाता अनुयायी तंत्र का केंद्र बिंदु था। सभी राजतंत्र, चाहे वे कितने भी कमजोर या शक्तिशाली हों, उन व्यक्तियों का सहयोग चाहते थे जिनके पास सत्ता और धन इस प्रकार के सहयोग को सुनिश्चित करने का साधन बन गया। समर्थन धन के माध्यम से दिया या प्राप्त किया जा सकता था, इसलिए धन गैर अभिजात वर्गों जैसे व्यापारियों और साहूकारों के लिए दरबार में प्रवेश करने का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया।
वे राजाओं को धन उधार देते थे, जो इसका उपयोग सैनिकों को वेतन देने के लिए करते थे। शासकों ने इस प्रकार राज्य व्यवस्था में गैर सामंती तत्वों के लिए स्थान बना दिया। फ्रांस और इंग्लैंड के बाद का इतिहास उन शक्ति संरचनाओं में हो रहे परिवर्तनों से बनना था। 1614 में बालक शासक लुई 13वें के शासनकाल में फ्रांस की परामर्शदात्री सभा, जिसे स्टेट्स जनरल कहते हैं, जिनके 3 सदस्य जो 3 वर्गों पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग तथा अन्य प्रतिनिधित्व करते थे, का एक अधिवेशन हुआ। इसके पश्चात 2 सदियों 1789 तक इसे फिर नहीं बुलाया गया, क्योंकि राजा 3 वर्गों के साथ अपनी शक्ति बांटना नहीं चाहते थे। इंग्लैंड में जो हुआ बहुत अलग था। नॉर्मन विजय से भी पहले एंग्लो सेक्शन लोगों की एक महान परिषद होती थी। कोई भी कर लगाने से पहले राजा को इस परिषद की सलाह लेनी पड़ती थी। यह आगे चलकर पार्लियामेंट के रूप में विकसित हुई, जिनमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिनके सदस्य लॉर्ड और पादरी थे, व हाउस ऑफ कॉमन्स, जो नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे, शामिल थे। राजा चार्ल्स प्रथम 1629 से 40 ने पार्लियामेंट को बिना बुलाए 11 वर्ष तक शासन किया। एक बार जब धन की आवश्यकता पड़ने पर वह उसे बुलाने को बाध्य हुआ, तो पार्लियामेंट का एक भाग उसके विरोध में हो गया और बाद में उसे प्राणदंड देकर गणतंत्र की स्थापना की गई, परंतु यह व्यवस्था अधिक दिनों तक नहीं चल पाई। राजतंत्र की पुनः स्थापना हुई, परंतु इस शर्त पर कि अब पार्लियामेंट नियमित रूप से बुलाई जाएगी। वर्तमान में फ्रांस में गणतंत्री सरकार है और इंग्लैंड में राजतंत्र है। इसका कारण यह है कि 17वीं सदी के बाद दोनों राष्ट्रों के इतिहासों ने अलग अलग दिशाएं अपनाई। अब आप आए प्रश्न उत्तर में आए। किन किन प्रश्नों का अभ्यास करना है। फ्रांस के प्रारंभिक सामंती समाज के 2 लक्षणों का वर्णन कीजिए। जनसंख्या के स्तर को होने वाली लंबी अवधि के परिवर्तनों ने किस प्रकार यूरोपीय अर्थव्यवस्था और समाज को प्रभावित किया। नाइट एक अलग वर्ग क्यों बने, इसका पतन कब हुआ। मध्यकालीन मठों का क्या कार्य था। और कुछ ऐसे प्रश्न जो जिन पर आप निबंधात्मक हैं। मध्यकालीन फ्रांस के नगर में एक शिल्पकार के एक दिन के जीवन की कल्पना कीजिए, इसका वर्णन कीजिए। फ्रांस के सर्फ और रोम के दास के जीवन की दशा की तुलना कीजिए। इसी के साथ चैप्टर नंबर 6 3 वर्ग पूर्ण होता है।